Hello friends, welcome to Tapasvi IAS. My name is Rahul Chaturvedi and in this video we will discuss about structure and function of ecosystem. सबसे पहले बात करेंगे इकोसिस्टम के बारे में. Ecosystem is a term which is used by A.G. Tansley to describe a discrete unit that consists of living and non-living parts interacting to form a stable system. ठीक है? So सबसे पहले इस टर्म का यूज A.G. Tansley ने किया था एक डिस्क्रीट यूनिट को डिस्क्राइब करने के लिए, और वो डिस्क्रीट यूनिट जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट्स दोनों ही हैं, जिनमें आपस में इंटरेक्शन है और इस तरह से वो एक स्टेबल सिस्टम बनाते हैं. इकोसिस्टम प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड एट ऑल स्केल्स. ओके, इकोसिस्टम के रिस्पेक्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट डाइवर्सिटी इज द नेचर्स प्रिंसिपल एज इट एक्ट्स एज अ हेज अगेंस्ट एनी इवेंचुअलिटी. अगर इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है, स्टेबल इकोसिस्टम है. ठीक है, और अगर इस डाइवर्सिटी को सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो सिस्टम क्या हो जाएगा? इकोसिस्टम वीक हो जाएगा. अब देखिए, मैन की अगर बात करें तो मैन ने क्या किया? मैन हैज सिंप्लीफाइड द इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ एंड एज अ रिजल्ट मैन मॉडिफाइड इकोसिस्टम हैड बिकेम फ्रेजाइल. ठीक है, तो जहां पर भी इंसान ने सिस्टम को सिंप्लीफाई किया है वहां पर क्या हुआ है? सिस्टम फ्रेजाइल हो गया है. राइट. इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में एबायोटिक एंड बायोटिक होते हैं. ठीक है, इसका फंक्शन में मैटर एंड एनर्जी. ओके, स्ट्रक्चर और फंक्शन का डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं बायोजियोकोनोसिस क्या होता है. So the term biogeokinesis in Soviet and Central European literature describes the same as what we understand through ecosystem. यानी कि इकोसिस्टम और बायोजियोकिनेसिस दोनों सेम वर्ड है, इनका सेम मीनिंग है. बस बायोजियोकिनेसिस सोवियत और सेंट्रल यूरोपियन के लिटरेचर में मिलता है. राइट. नाउ टॉक अबाउट सिस्टम. सो सिस्टम इज एनी ऑर्डर्ड इंटररिलेटेड सेट ऑफ थिंग्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स linked by flow of energy and matter as distinct from their surrounding environment outside the system. ठीक है, इस दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम. ओपन सिस्टम में देखिए, अ नेचुरल सिस्टम जनरली इज नॉट सेल्फ कंटेन्ड. इनपुट ऑफ एनर्जी एंड मैटर flow into the system and output flow from the system. Such a system is called a open system. यानी कि ओपन सिस्टम में क्या हो रहा है? एनर्जी और मैटर का इनफ्लो हो रहा है. ओके, एंड साथ में आउटफ्लो भी हो रहा है. राइट. क्लोज सिस्टम में देखिए क्या है? क्लोज सिस्टम क्या होगा? जो सराउंडिंग से शट ऑफ है, सराउंडिंग के कांटेक्ट में नहीं है, उसमें मैटर और एनर्जी का इनफ्लो नहीं हो रहा है. राइट, उसको हम क्लोज सिस्टम बोलते हैं. अगर अर्थ की हम बात करें, अर्थ ओपन सिस्टम है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी देखिए अर्थ में कहां से आती है? सन से आती है, यानी कि सन ओपन सिस्टम है फॉर एनर्जी. लेकिन अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर के रिस्पेक्ट में अर्थ क्लोज सिस्टम है. राइट. सो अर्थ इज एन ओपन सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. एज आर मोस्ट नेचुरल सिस्टम, सोलर एनर्जी एंटर्स फ्रीली. नाउ टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम. स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम हम ऑलरेडी देख चुके हैं. इसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं. बायोटिक कंपोनेंट्स आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट. Example, plants, animals and human being. Right. Abiotic component, it includes basic organisms, element and compound. Example, soil, water, oxygen, calcium carbonate, phosphate and variety of organic compound and byproducts of organic activity. Biotic components को further two parts में डिवाइड किया गया है. एक है प्राइमरी प्रोड्यूसर. ओके, सेकेंड है कंज्यूमर. राइट. सो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं ऑटोट्रॉफ्स या सेल्फ नरिशिंग. प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर बेसिकली ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया एंड एल्गी, एंड कंज्यूमर्स आर हेटेरोट्रॉफ्स या अदर नरिशिंग. ओके, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स सनलाइट का यूज करके अपना फूड खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, बट कंज्यूमर्स अपना फूड खुद प्रोड्यूस नहीं करते हैं. They are dependent on primary producers. Okay, so consumers are incapable of producing their own food. ओके, ऑन फूड मतलब
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का यूज नहीं कर सकते हैं कंज्यूमर्स, बट प्राइमरी प्रोड्यूसर अपना फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का यूज करके प्रोड्यूस करते हैं. दे डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक फूड derived from plants, animals or both. Consumer can be divided into two broad groups, namely micro and macro consumers. Okay, यानी कंज्यूमर का फर्दर माइक्रो मैक्रो कंज्यूमर्स में इसका डिवीजन किया गया है. सबसे पहले देखते हैं मैक्रो कंज्यूमर. मैक्रो कंज्यूमर दे फीड ऑन प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ एंड आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड सोर्सेस. इसमें हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं which feed mainly on plants. Okay, ये plants पे mainly dependent होते हैं. Example इसके cow and rabbit. Secondary consumers feed on primary consumers. Example wolves. Okay, and third is a carnivores. Carnivores which feed on secondary consumers are called tertiary consumer. Example है इसके lion. इसके बाद आता है omnivorous. Omnivorous are organisms which consume both plants and animals like man. Okay, so man क्या plants और animals दोनों में ही उसका फूड सोर्स है, राइट? तो डिस्कस अबाउट माइक्रो कंज्यूमर. इनको सैप्रोट्रॉप्स भी बोलते हैं या डिकम्पोजर. ओके, दे आर बैक्टीरिया एंड फंगाई which obtain energy and nutrients by decomposing dead organic substances of plants and animal origin. Okay, the product of decomposition such as inorganic nutrients which are released in the ecosystem are reused by producers and thus recycled. इसके एग्जाम्पल हैं अर्थवर्म या कुछ सॉइल ऑर्गेनिजम्स जैसे कि आर्थ्रोपोड्स. ओके, ये क्या डेट्रिटस फीडर होते हैं. ओके, और ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में इसमें हेल्प करते हैं, इसीलिए इनको डेट्रीवोर्स भी बोला जाता है. अब बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स की. एबायोटिक कंपोनेंट्स आर द इनऑर्गेनिक एंड नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इसमें सबसे पहले जानेंगे एनर्जी के बारे में. हम सभी जानते हैं अर्थ के लिए एनर्जी का मेन सोर्स सन है. एनर्जी फ्रॉम द सन इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ. प्लांट्स के लिए सन इस एनर्जी को डायरेक्टली सप्लाई करता है. ओके, लेकिन एनिमल्स इस सन एनर्जी को डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते, इसलिए एनिमल्स एनर्जी के लिए प्लांट्स और अदर एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं. ओके, नाउ टॉक अबाउट रेनफॉल. वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स. मेजॉरिटी ऑफ जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो भी एक्वस मीडियम में होते हैं. इसके साथ साथ बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए भी वाटर रिस्पॉन्सिबल है, राइट? नाउ टॉक अबाउट टेम्परेचर. Temperature is a critical factor of the environment which greatly influences survival of organisms. Okay, organisms can tolerate only a certain range of temperature and humidity. और उस रेंज की वजह से टेम्परेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है. एटमॉस्फेयर. अर्थ के एटमॉस्फेयर में हम जानते हैं 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन, 0.038% कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर इनर्ट गैसेस जिसमें 0.93% आर्गन है. ओके, नेक्स्ट इज सबस्ट्रेटम. Land is covered by soil and a wide variety of microbes, protozoa, fungi and small animals thrive in it. So substratum land का upper part है, okay, जिसमें soil का upper part basically, जिसमें variety of microbes, protozoa, fungi ये सभी रहते हैं. Next material. Material organic compounds है और inorganic compounds. Organic compounds में proteins, carbohydrate, lipids and humic substance आते हैं. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सल्फर, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स एंड आयंस ऑफ वेरियस मेटल्स. नाउ लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड. लैटिट्यूड हैज अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन एरियाज टेम्परेचर रिजल्टिंग इन चेंज ऑफ क्लाइमेट सच एज ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड पोलर. लैटिट्यूड हम जानते हैं ट्रॉपिकल रीजन में डायरेक्टली सनरेज आती हैं, ठीक है, इसलिए ट्रॉपिकल रीजन का टेम्परेचर कंपेरेटिव टू टेम्परेट एंड पोलर ज्यादा होता है, ठीक है. पोलर काफी डिस्टेंस पर है, सबसे ऊपर होता है, ठीक है, इसलिए पोलर रीजन सबसे कोल्डेस्ट रीजन है. टेम्परेट रीजन एक मॉडरेट टेम्परेचर होता है टेम्परेट रीजन में. एल्टीट्यूड में देखिए हायर एल्टीट्यूड और
हायर लैटिट्यूड दोनों सेम होते हैं, उनका टेम्परेचर लगभग सेम होता है। यानी कि अगर आप जितना हायर एल्टीट्यूड में जाएंगे, यानी कि अर्थ सरफेस से जितने ऊंचाई पर जाओगे, उधर का टेम्परेचर और लैटिट्यूड के रिस्पेक्ट में जितना ऊपर जाएंगे टुवर्ड्स पोल, वो दोनों में सिमिलरिटी होती है, राइट। नाउ टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। We know that radiant energy of the sun is the only significant energy source for any ecosystem. Thus, the function of an ecosystem can be studied under the following three heads. और ये तीन important heads हैं: energy flow, nutrient cycle, and ecological succession और ecosystem development. Nutrient cycling को biogeochemical cycle भी बोलते हैं। Let's start energy flow. So, energy is the basic force responsible for all metabolic activities. The flow of energy from producer to top consumer is called the energy flow, which is unidirectional. Energy flow is based on two basic laws. First law of thermodynamics and second law of thermodynamics, जिसके अकॉर्डिंग एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी क्रिएट भी नहीं की जा सकती है और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि वो साइक्लिक फॉर्म में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक है, उस कन्वर्जन के टाइम पर कुछ एनर्जी एज अ हीट लॉस वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, वो वेस्ट हो जाती है, ठीक है। यानी कि 100% कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करें तो अर्थ का लिए एनर्जी का मेन सोर्स इनकमिंग सोलर रेडिएशन है। अब इनकमिंग सोलर रेडिएशन को अगर हम माने, सपोज 100% एनर्जी इनकमिंग सोलर रेडिएशन से आ रही है, इस 100% सोलर रेडिएशन का 50% पार्ट फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है, जिसको विजिबल लाइट बोलते हैं, राइट। रिमेनिंग 50% वो गैसेस, वाटर वेपर या क्लाउड्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जिसको PAR बोलते हैं, जो 50% है, उस 50% का 1 to 5% दिस इज कैप्चर्ड इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 1 से 5% है, राइट। अब इस 1 से 5% में 0.2 से 1% रेस्पिरेशन में वेस्ट हो जाती है, ठीक। यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम निकालें तो कितना होगा, 1 से 5 ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी माइनस 0.2 to 1%, यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गई 0.8 से 4%, राइट। इसमें देखिए आपको थोड़ा लग रहा होगा, अजीब लग रहा होगा कि 50% एनर्जी आ रही है लेकिन सिर्फ 1 to 5% ही कैप्चर हो रही है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। ऐसा इसलिए बिकॉज बल्क ऑफ यूटिलाइज्ड एनर्जी इज डिसिपेटेड एज अ हीट, वो हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाती है, राइट। देखिए ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन की स्टडी से एनर्जी फ्लो का आइडिया बनता है, ठीक है। तो देखिए ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन क्या होता है, इसमें देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या है, प्लांट्स हैं, ओके। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ये एनर्जी क्रिएट जनरेट कर रहे हैं। देन हर्बीवोर्स, ये प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। कार्निवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है। ओमनिवोरस भी इसी लेवल पर आते हैं। एंड टॉप कॉर्निवोरस, इनको टर्शरी कंज्यूमर बोला जाता है। देखिए इस टॉपिक लेवल में एनर्जी हमेशा प्रोड्यूसर से सब्सिक्वेंट ट्रॉपिक लेवल की तरह मूव करती है, ठीक है। यानी प्रोड्यूसर से ऊपर की तरफ अपवर्ड इसका एनर्जी का मूवमेंट हो रहा है, कभी भी इसका नीचे की डायरेक्शन में यानी कि कंज्यूमर से प्रोड्यूसर की तरफ एनर्जी का फ्लो नहीं होता है, ओके। सो इट नेवर फ्लोस इन दी रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम कार्निवोरस टू हर्बीवोरस देन टू प्रोड्यूसर। एंड देयर इज अ लॉस ऑफ सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अनयूजेबल हीट एट ईच ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। सो दैट एनर्जी लेवल डिक्रीज्ड फ्रॉम दी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल टू सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। इसलिए अब देखिए एनर्जी का लॉस हो रहा है। अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर से जब प्राइमरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर या टर्शरी कंज्यूमर तक एनर्जी फ्लो हो रही है, तो इस फ्लो में बीच में एनर्जी का लॉस भी हो रहा है एज अ हीट बिकॉज ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इस जो लॉस की वजह से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल हो सकते हैं वो 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल तक ही हो सकते हैं, ठीक है।
See, there is a loss of some energy in the form of unusable heat as a trophic level, so that energy level decreases from first trophic level upward. Okay, there are usually 4 to 5 trophic levels. The trophic level interaction involves 3 concepts. इसमें 3 जो मेन कंसेप्ट है वो है फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड. सो सबसे पहले देखते हैं फूड चेन के बारे में. फूड चेन यानी कि एक प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर तक किस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है. देखिए, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड फूड चेन. इन नेचर 2 मेन टाइप्स ऑफ फूड चेन्स हैव बीन डिस्टिंग्विश्ड. और ये 2 मेन टाइप की फूड चेन कौन कौन सी है? एक तो है ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रिटस फूड चेन. ग्रेजिंग फूड चेन में देखिए, द कंज्यूमर्स which start the food chain, okay, utilizing the plant or plant part as their food and constitute the grazing food chain. Detritus food chain में क्या होता है? The food chain starts from dead organic matter. Remember, repeat कर रहा हूं मैं, ये dead organic matter से start होती है, okay, of decaying animals and plants body to the microorganisms and then to the detritus feeding organisms called detrivorous और decomposer and to other predators. देखिए किस तरह से इसका साइकिल हो रहा है, देखते हैं. फूड चेन देखिए क्या हो रहा है. फूड चेन, ग्रास से प्रोड्यूसर है, ग्रास से गया, ग्रास हॉपर के पास प्राइमरी कंज्यूमर है, देन बर्ड के पास सेकेंडरी कंज्यूमर, देन स्नेक टर्शरी कंज्यूमर, ओके, आउल अपेक्स प्रेडेटर है, एंड देन ये इसकी डेथ के बाद ये डिकम्पोज हो रहा है. ठीक है, सो फाइनली डेट्रिवोरस. सो ये पूरा एक साइकिल है फूड चेन का. ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस है और एनर्जी कन्वर्ट होती चली जा रही है. ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन में देखिए क्या डिफरेंस है. बताया मैंने आपको पहले कि फूड चेन ये प्राइमरी कंज्यूमर इसमें होता है, प्राइमरी कंज्यूमर से इससे ट्रांसफर हो रही है, लेकिन डेट्रिटस फूड चेन में क्या डेड लीफ से ट्रांसफर हो रही है. ठीक है, डिफरेंस, transfer of energy starts from producer in grazing food chain. ठीक है, इसमें transfer of energy starts from detritus और decomposing organic matter. grazing food chain में less energy flows through this. इसमें less energy flow होती है. ठीक है, comparative to detritus. detritus में more energy flows. In aquatic ecosystem it is major conduit for energy transfer. In terrestrial ecosystem, it is major conduit for energy transfer. Right? Now talk about food web. Food web क्या होता है? Food web देखिए, it is interconnected matrix of food chain. Food chain सिर्फ फूड के एक पार्ट या एनर्जी फ्लो को डिस्क्राइब करता है. ठीक है, लेकिन रियलिटी में क्या होता है? रियलिटी में एक मल्टीपल फूड चेन्स होती हैं जो कि इंटरकनेक्टेड होती हैं, और उस इंटरकनेक्शन या उस मैट्रिक्स को फूड वेब बोला जाता है. अ फूड वेब इलस्ट्रेट्स ऑल पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स among the organisms in an ecosystem, whereas a food chain traces only one pathway of the food. Right? एग्जाम्पल के लिए देखिए, ग्रासेस. ग्रासेस रैबिट के लिए भी एज अ फूड सोर्स है, और ग्रास हॉपर या गोट या काउ, इन सभी के लिए एज अ फूड सोर्स है. ठीक है, सो इस तरह से क्या हो जाएगा, डिफरेंट चेन्स बनेगी और इन सारी चेन्स का इंटरकनेक्शन फूड वेब होगा. ये देखिए फूड वेब किस तरह से सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं. ठीक, डिफरेंट चेन्स हैं इसमें, और इन रियलिटी ऐसा ही होता है. ये फूड वेब है. फूड चेन just one path of energy. Food web, everything is connected. ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्शन है ये. ट्रॉपिक लेवल को जब डायग्राम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है उसको इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं. ठीक है, इसमें हॉरिजॉन्टल बार्स होती हैं, और जितना बड़ा बार का साइज होता है उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं उस लेवल में. ठीक है, द नंबर, बायोमास एंड एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिजम्स gradually decrease with each steps from the producer level to the consumer level. ठीक है, और इसलिए इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर ऑफ 3 कैटेगरीज. इसमें है पिरामिड्स ऑफ नंबर,
pyramid of biomass and pyramid of energy और productivity। सबसे पहले देखते हैं pyramid of number। pyramid number क्या है इसमें? This deals with the relationship between the number of primary producer and consumers of different levels। पिरामिड ऑफ नंबर्स दो टाइप का है, एक अपराइट है और दूसरा इन्वर्टेड होता है। ठीक है, इसमें देखिए इन दिस पिरामिड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज डिक्रीज्ड फ्रॉम लोअर लेवल्स टू हायर टॉपिक लेवल। ठीक है, देखिए इसमें आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, सबसे नीचे जहां प्रोड्यूसर है वहां पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ज्यादा है, लेकिन टॉप कार्निवोरस में नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ पे ग्रासेस हैं, ग्रासेस ज्यादा है। ठीक है, इनका नंबर ज्यादा है। देन हर्बीवोरस है, हर्बीवोरस का नंबर ग्रासेस से कम है। ठीक है, इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कार्निवोर, ये देखिए क्या है, लाइक रैबिट है, ये कंपेरेटिवली और कम हो गए हैं। ठीक, इसी तरह इनका नंबर कम होता चला जा रहा है जैसे जैसे टॉपिक लेवल में ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक, पॉन्ड के केस में भी देखिए, पॉन्ड के केस में भी ग्रासेस देन फिशेस, और ये इसका भी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती चली जा रही है। ठीक, सो ये पिरामिड ऑफ नंबर है। इसका ये इन्वर्टेड भी होता है पिरामिड ऑफ नंबर। इसमें देखिए इन दिस पिरामिड नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज इंक्रीज्ड फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर टॉपिक लेवल। ये कैसे होगा? अगर हम किसी एक ट्री के इकोसिस्टम की बात करें। ठीक है, ट्री में देखिए क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर क्या है, ट्री है। इसमें जो बर्ड्स हैं उनका नंबर इससे ज्यादा है ट्री से। ठीक है, देन पैरासाइट, उनका नंबर और ज्यादा हो जा रहा है, हाइपोसाइट्स का और ज्यादा हो रहा है। ठीक है, सो इसमें देखिए कंटिन्यूअसली जिससे से ऊपर जा रहे हैं नंबर बढ़ रहा है। सो पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड भी हो सकता है और अपराइट भी हो सकता है, दोनों ही पॉसिबल है। नाउ टॉक अबाउट पिरामिड ऑफ बायोमास। In order to overcome the shortcomings of pyramid of numbers, the pyramid of biomass is used. In this approach, individuals in each topic level are weighed instead of being counted. देखिए पिरामिड ऑफ नंबर में हमने देखा क्या था, वो इन्वर्टेड भी हो रहा है, लेकिन यानी कि वो उसमें कुछ कमी है, राइट, कुछ शॉर्टकमिंग्स है उसमें। उस शॉर्टकमिंग से दूर हटने के लिए बायोमास का पिरामिड का यूज किया गया। ठीक है, इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें इन्होंने क्या किया, ड्राई मास को का वेट लिया, उसके बाद पिरामिड बनाया। तो पिरामिड इसमें देखिए प्रोड्यूसर में ग्रास का वेट कितना है, 1000 kg हो रहा है। ठीक है, हर्बीवोरस का कम हो रहा है, कार्निवोरस इसके बाद कंटिन्यूअसली देखिए वेट कम हो रहा है, यानी कि पिरामिड ऑफ बायोमास अपवर्ड है, राइट। सो फॉर मोस्ट इकोसिस्टम ऑन लैंड द पिरामिड ऑफ बायोमास हैज अ लार्ज बेस ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स विद अ स्मॉल टॉपिक लेवल प्लेस्ड ऑन द टॉप। ओके, बट अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखें तो देखिए एक्वेटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड पिरामिड भी मिलता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में इन्वर्टेड पिरामिड मिलता है बायोमास का। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए यहां पर जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूसर क्या है, ये टाइनी फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। ठीक है, जो कि बहुत जल्दी ग्रो करते हैं या रिप्रोड्यूस बहुत जल्दी करते हैं। ठीक है, इसलिए बायोमास का पिरामिड का इसका स्मॉल बेस है। ठीक, और ये इसमें देखिए अगर हम हर्बीवोरस में देखें तो फिशेस हैं, इनका वेट बढ़ रहा है। ठीक है, फिर कार्निवोरस, इनका वेट और ज्यादा है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में बायोमास का इन्वर्टेड पिरामिड मिलता है। नाउ टॉक अबाउट पिरामिड ऑफ एनर्जी। टू कंपेयर द फंक्शनल जोन्स ऑफ टॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम, द एनर्जी पिरामिड इज मोस्ट सुइटेबल। ठीक है, the pyramid is always upward with a large energy base at the bottom. An energy pyramid reflects the law of thermodynamics. देखिए इसमें हमने अभी देखा था पहले पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ बायोमास, ये दोनों इन्वर्टेड हो सकते हैं, लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है। इसका रीजन क्या है? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैंने आपको बताया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, देयर 100% एनर्जी कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, कुछ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट वेस्ट हो जाती है। अब देखिए इसमें सन एनर्जी मेन एनर्जी सोर्स है, प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास सपोज 100% गई, ठीक, और ये 100% एनर्जी इसमें से
कुछ एनर्जी वेस्ट हो गई, जो कि वेस्ट वाला पार्ट काफी ज्यादा होता है और प्राइमरी कंज्यूमर के पास ओनली 10% जा रहा है, ठीक है। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर के पास भी 10% जा रहा है, यानी कि इसका 10% का 1% हो गया, देन 0.1, देन 0.01। इस तरह से देखिए एनर्जी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। और इसके बाद इन सारी लेवल में थ्रू डिकम्पोजर्स ये एनर्जी रिसाइकिल होकर के वापस प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास आती है, ठीक है। और इस तरह से एनर्जी का साइकिल मेंटेन रहता है। और इस पिरामिड ऑफ एनर्जी इसलिए कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।